गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अवनीश सिंह तोमर और हम ज्योग्राफी की सीरीज में गंगा नदी तंत्र को पढ़ रहे हैं। और वीडियो को आप लास्ट तक देखें और लास्ट में पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। देखते हैं, देखो इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई। हम मुख्य रूप से गंगा नदी तंत्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई? गंगा नदी का तंत्र। और इस तंत्र में पिछली वीडियो में हमने जो बातें पढ़ी थी वो थी बाएं तट पर, यानी कि हिमालय की ओर से बाएं तट पर मिलने वाली सहायक नदियां। तो ये हम पढ़ रहे थे भाई, ठीक है। और इसी में आगे की ओर बढ़ते हैं। देखो, सहायक नदियों में मुख्य रूप से रामगंगा हमने पढ़ ली थी भाई। रामगंगा को हमने पढ़ लिया था। रामगंगा के बाद हमने गोमती नदी को पढ़ लिया था। और गोमती नदी के बाद हमने मुख्य रूप से घाघरा नदी को पढ़ लिया था। और घाघरा की दो सहायक नदियां हमने पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान होगा तो। एक हमने शारदा नदी पढ़ी थी भाई, सही है। और दूसरी हमने पढ़ी थी राप्ती नदी। और राप्ती नदी के किनारे पर ही गोरखपुर बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? गोरखपुर। तो आप इसे याद रखेंगे। घाघरा की जो दोनों सहायक नदियां हैं आपको याद रखनी है। इससे अगली जो नदी है उसे हम पढ़ने वाले हैं। और पिछली वीडियो में आपको मैंने सीक्वेंस लिखाया था, पश्चिम से पूरब की ओर रामगंगा, गोमती, घाघरा, और इसके बाद आती है आपकी गंडक। कौन सी नदी आती है भाई? गंडक। तो अब हम मुख्य रूप से किस नदी को पढ़ने वाले हैं? गंडक नदी को पढ़ने वाले हैं। और इसके लिए कोई मैप की या नक्शे की जरूरत नहीं है। दो तीन बातें हैं इनसे संबंधित, बहुत ज्यादा डिटेल में अब हम नहीं जाएंगे भाई। तो उन चीजों को कंप्लीट करते हैं। क्लियर है भाई? तो आप हेडिंग लिख सकते हैं अपनी कॉपी में, गंडक नदी। और गंडक नदी से संबंधित क्या क्या बातें हमें पढ़नी है देखते हैं। देखो, अगर गंडक नदी की हम बात करें, गंडक नदी की हम बात करें तो सबसे पहले तो इसका उद्गम स्थल ही देखते हैं। सबसे पहले इसका उद्गम कहां से होता है? तो आपको याद रखना है महान हिमालय। महान हिमालय से इसका उद्गम होता है। महान हिमालय या बृहद हिमालय कह सकते हैं। और इसका उद्गम एक जल राशि या जलधारा के रूप में नहीं होता है। यह बात आपको याद रखनी है। महान हिमालय में दो प्रमुख चोटियां पड़ी हैं आपने, दो प्रमुख चोटियां पड़ी हैं, आपको याद होगी। एक एवरेस्ट पड़ी थी आपने, सही है भाई, एक एवरेस्ट पड़ी थी। और दूसरी आपने पड़ी थी धौलागिरी। धौलागिरी। तो ये दो चोटियां महान हिमालय में पड़ती हैं। यहीं से दो जलधाराएं निकलती हैं। यहीं से दो जलधाराएं निकलती हैं। और इन जलधाराओं के नाम हैं, पहली जलधारा को कहते हैं काली गंडक, काली गंडक। और दूसरी जलधारा को कहते हैं मुख्य रूप से त्रिशूल गंगा। किस नाम से जाना जाता है? त्रिशूल गंगा। तो धौलागिरी और एवरेस्ट, इनके मध्य से काली गंगा और काली गंडक और त्रिशूल गंगा नाम की दो जलधाराएं निकलती हैं। और जब ये दोनों जलधाराएं संयुक्त हो जाती हैं तब उस नदी को ही गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। तब उस नदी को ही हम किस नाम से जानते हैं भाई? गंडक नदी के नाम से। तो आप याद रखना, इसका उद्गम स्थल मुख्य रूप से महान हिमालय या बृहद हिमालय से है, तो जल राशियों के रूप में निकलती है। और ये बिहार में प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है भाई? बिहार से प्रवेश करती है। और उसके बाद बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। बिहार और यूपी की सीमा बनाती है। बिहार और यूपी की सीमा यूपी के दो प्रमुख जिलों से बनाती है। और जिलों के नाम याद रखने हैं, वन लाइन क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। पहला है महाराजगंज, महाराजगंज। और दूसरा है आपका कुशीनगर, दूसरा है कुशीनगर। तो आप याद रखेंगे महाराजगंज और कुशीनगर, ये दो वो जिले हैं जिनकी सीमा रेखा का निर्धारण पूरब की ओर, पश्चिम की ओर मुख्य रूप, पूरब की ओर मुख्य रूप से कौन सी नदी करती है भाई? गंडक नदी। इतना क्लियर है? और गंडक नदी इन जिलों से सीमा बनाने के बाद फिर मुख्य रूप से आगे की ओर बढ़ती है।
और आगे की ओर बढ़ने के पश्चात ये नदी मुख्य रूप से गंगा के मैदान में प्रवेश करती है, गंगा के मैदान में प्रवेश करती है। तो आपको याद रखना है गंगा के मैदान में मुख्य रूप से ये नदी जो प्रवेश करती है वो चंपारण जिले से प्रवेश करती है। तो याद रखना चंपारण जिले में पहली बार गंडक नदी कहां पहुंचती है, गंगा के मैदान में, और आगे की ओर बढ़ते हुए एक स्थान है सोनपुर। स्थान का नाम देखो ऊपर लिख देता हूं, शायद आपको नहीं चमके, ये क्या नाम है भाई, सोनपुर। तो आप याद रखेंगे सोनपुर पटना के निकट पड़ता है, पटना के निकट सोनपुर पड़ता है, और यहीं पर ये नदी गंगा नदी में मिल जाती है, यहीं पर ये गंगा नदी में, ये बिहार में पड़ता है। वैसे आप जानते हैं पटना बिहार में पड़ता है। तो इतनी सी बात आपको याद रखनी है। यहां से निकलने के बाद यानी कि यूपी और बिहार की सीमा बनाने के पश्चात ये मुख्य रूप से चंपारण जिले से गंगा के मैदान में प्रवेश कर जाती है, और गंगा के मैदान में प्रवेश करने के पश्चात आगे की ओर गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। गंगा नदी में जाकर कहाँ मिलती है, सोनपुर नामक स्थान पर। वो किसके निकट पड़ता है, पटना। ये जो स्थान है मुख्य रूप से हाजीपुर में पड़ता है भाई, कहाँ पड़ता है, हाजीपुर। तो याद रखना कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि गंडक नदी मुख्य रूप से कहाँ जाकर गंगा में मिलती है, तो कहाँ जाकर मिलती है, हाजीपुर में। तो ये लाइन आपको क्लियर हो रही है भाई। इसके बाद देखो एक लाइन और पूछी जाती है इसी से संबंधित आपकी, तो आप गंडक नदी को समझ पा रहे हैं। ये जो गंडक नदी है इसकी कुल लंबाई अगर देखें तो 630 किलोमीटर है। कुल लंबाई कितनी है इसकी, 630 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 330 किलोमीटर ये नेपाल में ही प्रवाहित होती है, नेपाल में लगभग 330 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है। बाकी की बची कुची लगभग 300 किलोमीटर तक ये आपकी भारत में प्रवेश करती है या बहती है। तो याद रखना भारत में लगभग 300 किलोमीटर तक बहती है, बाकी की सब किस में बहती है, ये नेपाल में बहती है। देखो दो गंडक नदी और हैं, दोनों के नाम में लिख देता हूं और उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पहली है आपकी छोटी गंडक नदी, और दूसरी है बूढ़ी गंडक नदी। तो ये दो गंडक नदियां और हैं भाई, तो इन दोनों को और याद रखना है। इनसे याद क्या रखना है आपको, देखो ये जो छोटी गंडक नदी है ये तो मुख्य रूप से घाघरा की सहायक है। किसकी सहायक है भाई, घाघरा की सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है। गंडक नदी से पहले ही ये प्रवाहित होती है, यहाँ पर घाघरा नदी प्रवाहित होती है, और आप जानते हैं घाघरा नदी मुख्य रूप से गंगा नदी में कहाँ मिल रही थी, छपरा में। कहाँ मिल रही थी भाई, छपरा जिले में। आपको पिछली वीडियो में हमने पढ़ा है भाई कि जो आपकी घाघरा नदी है वो बिहार के छपरा जिले में गंगा से जाकर मिल जाती है, और यहीं पर ये छोटी गंडक नदी बहती है। तो छोटी गंडक नदी मुख्य रूप से घाघरा नदी की सहायक है। किसकी, घाघरा नदी की सहायक है। अब दूसरी है आपकी बूढ़ी गंडक नदी, तो बूढ़ी गंडक नदी मुख्य रूप से गंगा नदी की सहायक है। किसकी सहायक है, और अगर आप क्रम देखें तो क्रम के आधार पर घाघरा, उसके बाद गंडक, और उसके बाद बूढ़ी गंडक आती है, उसके बाद बूढ़ी गंडक नदी आती है। तो सीक्वेंस में याद रख लेना, वैसे ज्यादा नहीं पूछी जाती है, फिर भी आपको याद रखना गंडक नदी, और गंडक नदी के बाद अगली गंगा की सहायक कौन सी नदी है, बूढ़ी गंडक नदी। कौन सी है भाई, बूढ़ी गंडक नदी। तो इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप थोड़ा सा याद रख लेना, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं भाई। और देखो एक चीज और आपको याद रखनी है, एक नहर है त्रिवेणी नहर, एक नहर है त्रिवेणी नहर। ये जो त्रिवेणी नहर है ये मुख्य रूप से गंडक नदी से निकाली गई है। किससे निकाली गई है भाई, गंडक नदी से निकाली गई है। और ये कहां से निकाली गई है, अभी चंपारण जिले की बात कर रहे थे हम। किसकी बात कर रहे थे भाई, चंपारण जिले की। तो मुख्य रूप से ये नहर चंपारण जिले से निकाली गई है। और ये जो आपका बिहार है इसमें पश्चिम की ओर
इधर की ओर आप कह सकते हैं बाएं तट से जो गंडक नदी है, गंडक नदी के बाएं तट से इस नहर को निकाला गया है और लगभग 100 किलोमीटर इसकी लंबाई है। लगभग कितने किलोमीटर की लंबाई है? 100 किलोमीटर की। ये वाला जो क्षेत्र है गंडक नदी और बूढ़ी गंडक नदी, इसको कहते हैं सारण का मैदान। किस नाम से जानते हैं भाई? सारण का मैदान। तो पहले ये सारण का मैदान मुख्य रूप से शुष्क क्षेत्र हुआ करता था। जब ये त्रिवेणी नहर यहाँ से निकाली गई तो अब यहाँ पर गेहूं की खेती, धान की खेती, इन सभी चीजों की खेती आसानी से की जा सकती है। तो आप इसे याद रख सकते हैं। बूढ़ी गंडक से हमें कुछ ज्यादा याद नहीं रखना। एक चीज आप याद रख सकते हैं, देखो बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम स्थल भी नेपाल से है। कहां से है? नेपाल से। और आप ये मान सकते हैं ऊपर नेपाल और नीचे भारत। तो भारत और नेपाल की सीमा से उत्तर में नेपाल, यानी कि भारत की सीमा से नेपाल में को 18 किलोमीटर की दूरी पर एक नहर निकाली गई है और इस नहर का नाम है गंडक नहर। तो बूढ़ी गंगा से जो बूढ़ी गंडक है उससे एक नहर निकाली गई है जिसका नाम क्या है? गंडक नहर। और ये जो नहर है मुख्य रूप से यूपी और बिहार दोनों की संयुक्त परियोजना है। यूपी और बिहार दोनों की संयुक्त परियोजना है और संयुक्त परियोजना होने के साथ साथ यूपी के 4 जिलों को इस नहर से पानी मिलता है। तो अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं जो यूपी के 4 जिले हैं जिसे पानी गंडक नहर की सहायता से मिलता है। इस नहर का उद्गम जो होता है नेपाल में 18 किलोमीटर की दूरी पर बूढ़ी गंडक नदी पर एक बांध बनाया गया है। उसी बांध से इस नहर को निकाला गया है। ये यूपी के मुख्य रूप से 4 जिलों को पानी देती है। 2 जिले तो वही जो अभी हमने पढ़े थे भाई, वो शायद रब कर दिए मैंने, लिखता हूं देखो। एक है महाराजगंज और दूसरा आपने पढ़ा था कुशीनगर और तीसरा है आपका देवरिया और चौथा है बलिया। तो ये 4 जिले हैं। इन चारों जिलों को कहां से पानी प्राप्त होता है? गंडक नहर से पानी प्राप्त होता है। बाकी का बिहार को पानी प्राप्त होता है। तो आप याद रख सकते हैं गंडक नदी से संबंधित केवल यही क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। तो आप इतना क्लियर कर पा रहे होंगे भाई। गंडक नदी के बाद देखो अगली नदी हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से महानंदा। कौन सी पढ़ने वाले हैं भाई? महानंदा। मैं आपको कोसी नदी पढ़ने वाले हैं। तो सीक्वेंस आपको बता देता हूं, देखो किस प्रकार से है भाई। जैसे हम गंगा की बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियों के बारे में पढ़ रहे थे, इस प्रकार से आप गंगा को मान सकते हैं। देखो गंगा की घाघरा नदी को हमने पढ़ा, घाघरा सही है। इसके बाद में हमने पढ़ी आपकी गंडक के बाद में हमने पढ़ी बूढ़ी गंडक और बूढ़ी गंडक के बाद हम पढ़ने वाले हैं कोसी नदी। कौन सी नदी भाई? कोसी नदी। तो कोसी नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोसी नदी। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं कोसी नदी। ये बिल्कुल सीक्वेंस से ही हम पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सीक्वेंस से ही पढ़ रहे हैं। अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देखो इसके बीच में ही एक नदी और थी छोटी सी, महानंदा। कौन सी थी भाई? बागमती। कौन सी नदी थी? बागमती। लेकिन ये नदी कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, उसके बाद में बागमती, उसके बाद में कोसी। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कोसी नदी को। तो कोसी नदी से संबंधित जो भी बातें हैं मैं आपको बताता हूं, आप ध्यान से लिखें। सबसे पहले तो यही समझें, ये जो कोसी नदी है ये एक पूर्ववर्ती नदी है। कैसी है भाई? पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदियां, जब हम सिंधु नदी तंत्र को पढ़ रहे थे तब मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं। पूर्ववर्ती नदियां उन नदी को कहा जाता है जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले की हैं, और आप देख सकते हैं। देखो जो सिंधु नदी तंत्र है उस वाले वीडियो को देखें, उसमें आपको पूरा डिटेल में बताया। फिर भी मैं शॉर्ट में बताता हूं कि पूर्वी नदियां
उन नदियों सॉरी पूर्ववर्ती नदियां उन नदियों को कहा जाता है जिनकी उत्पत्ति हिमालय से पहले की है और हिमालय की उत्पत्ति के साथ साथ इन नदियों ने अपना मार्ग नहीं बदला। आप ये मान सकते हैं, देखो हिमालय ये है, देखो सही है, तो इसका उद्गम हिमालय के उत्तर से होता है, इसका उद्गम हिमालय के उत्तर से। जैसे आपने सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र को पढ़ा था, वे सारी नदियां हिमालय को काटकर दक्षिण की ओर आ रही थी। तो बिल्कुल यही है कि पहले ये नदी तिब्बत वाले क्षेत्र में बह रही थी भाई, और जब हिमालय की उत्पत्ति होनी शुरू हुई तो हिमालय की उत्पत्ति के साथ साथ इसने अपने मार्ग को ना तो बदला और ना ही ये विलुप्त हुई, अपितु हिमालय को काटती हुई दक्षिण की ओर यानी कि भारत की ओर ये बढ़ने लगी। तो इस प्रकार की नदियां जो हिमालय की उत्पत्ति से पूर्व की हैं और हिमालय को के साथ साथ उसे काटते हुए आगे की ओर बढ़ती हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, पूर्ववर्ती नदियां। तो कोसी नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। तो आप याद रखेंगे इसका जो उद्गम होता है, इसका उद्गम मुख्य रूप से गोसाई थान पहाड़ी माना जाता है, गोसाई थान पहाड़ी से माना जाता है। ये जो गोसाई थान पहाड़ी है ये मुख्य रूप से एवरेस्ट के उत्तर में है, एवरेस्ट के उत्तर में। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हिमालय के पार से, हिमालय के पार से इसका उद्गम होता है। कहां से होता है इसका उद्गम, हिमालय के पार से गोसाई थान पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। आपको ये वाली बात याद रखनी है। गोसाई थान पहाड़ी से जब ये निकलती है तो इस नदी को मुख्य रूप से अरुण नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, अरुण नदी के नाम से। तो आप इस बात को याद रखेंगे। और जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है, जब ये नदी आगे की ओर बढ़ती है और मध्य हिमालय को पार कर जाती है, और मध्य हिमालय को पार कर जाती है, तो आपको याद रखना है इसमें मुख्य रूप से दो नदियां आकर मिलती हैं। एक तो सनकोसी और दूसरी तमूर कोसी, सनकोसी और दूसरी तमूर कोसी। आप याद रख सकते हैं। देखो जो आपकी कोसी नदी है उसका उद्गम हिमालय के उत्तर में गोसाई थान पहाड़ी से होता है, फिर ये महान हिमालय को पार करती है, फिर मध्य हिमालय को पार करती है। जब ये मध्य हिमालय को पार कर लेती है तो उसके बाद नेपाल में इसमें दो नदियां आकर मिलती हैं। इसमें पश्चिम की ओर से सनकोसी नदी आकर मिलती है और पूर्व की ओर से तमूर कोसी नदी आकर मिलती है। तो इन दोनों नदियों को याद रखना है और इसके बाद इसे कहा जाता है कोसी नदी। और एक बात और याद रखनी है, कोसी नदी के बारे में कहा जाता है कि सनकोसी, तमूर कोसी, इसी प्रकार की इसमें 7 नदियां आकर मिलती हैं। टोटल कितनी है, 7। इसीलिए कोसी नदी को सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, सप्त कोसी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप थोड़ा सा याद रखेंगे। और जिस प्रकार से इसका नाम सप्तकोसी है उसी प्रकार से अभी आप गंडक को पढ़ रहे थे भाई, तो गंडक नदी से 2 वन लाइन क्वेश्चन और लिख लेना अलग से। बिल्कुल गंडक नदी को 2 नाम और दिए गए हैं, गंडक नदी को 2 नाम और दिए गए हैं। जो गंडक नदी है इसे मुख्य रूप से गंडक नदी में मुख्य रूप से छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। आप लिखें इसमें छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं जो बिल्कुल गोल होते हैं और चिकने होते हैं। इन पत्थरों को एक नाम दिया गया है सालीग्राम, सालीग्राम नाम से जाना जाता है। जबकि गंडक नदी को सालीग्राम और नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे, देखो जो आपकी गंडक नदी है, गंडक नदी में छोटे छोटे पत्थर पाए जाते हैं। किस प्रकार के, गोल और बिल्कुल चिकने, इन्हें सालीग्राम नाम से जाना जाता है। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, बिहार में मैदानी क्षेत्र में ये मिलते हैं और इसके 2 नाम हैं, इसीलिए इसे सालीग्राम नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ नारायणी नदी के नाम से भी। जब ये नेपाल में होती है तो नेपाल में इसे सालीग्राम नाम दिया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में,
और मैदानी क्षेत्रों में नाम दिया जाता है नारायणी नदी। और जब ये भारत में आ जाती है तो आप किस नाम से जानते हैं इसे? गंडक नदी के नाम से जानते हैं। तो आप इस बात को याद रखना। अब देखो इस पर आते हैं। जिस प्रकार से कोसी नदी में 7 नदियां मिलती हैं और इसे क्या कहा जाता है? सप्तकोसी कहा जाता है। फिर इसके बाद देखो ये नदी आगे की ओर बढ़ती है और बिहार में प्रवेश करती है। और बिहार में एक स्थान है भागलपुर। कौन सा है भाई? भागलपुर। तो भागलपुर में जाकर ये गंगा में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा में। तो यही एक दो बातें हैं इससे संबंधित आपको ये याद रखनी है। और कोसी नदी से संबंधित एक क्वेश्चन बहुत प्रचलित है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है। और कई नाम हैं, देखो मैं सारे नाम लिखकर दिखाता हूं। इस नदी को विनाशक नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी को बिहार का विषाद भी कहते हैं। विषाद नदी के नाम से भी जाना जाता है। सही है। और ये जो नदी है कोसी नदी बिहार में तबाही मचाने के लिए कुख्यात है। सही है। बिहार में, या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है। कुख्यात है। तो इस लाइन को याद रखेंगे। अब इसे समझने की कोशिश करें कि वास्तव में ऐसा होता क्यों है। देखो जब ये कोसी नदी मुख्य रूप से कहां बह रही होती है? नेपाल में हिमालय क्षेत्र में बह रही होती है। तो अपने साथ बहुत सारे अवसाद बहाकर लाती है। इस प्रकार से देखो मैं इसे रब कर देता हूं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं जब हिमालय क्षेत्र में ये नदी बहती है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर मिट्टी आदि इन चीजों के अवसाद लाती है। सही है। इन्हें निक्षेप भी कह सकते हैं। इन चीजों के अवसाद लेकर चलती है। तो देखो हिमालय क्षेत्र में नदियों के पास ढाल होता है और ढाल होने के कारण इनका जो वेग होता है वो तीव्र होता है। मतलब इनके बहने की गति क्या होती है ढाल पर? अरे आप जानते हैं जब आप पानी को ढाल से बहाएंगे तो ढाल से बहाने पर तेज गति से बहेगा। तो पर्वतीय क्षेत्र में तो तीव्र गति से बहता है। लेकिन जैसे ही ये नदी बिहार में प्रवेश करती है, जैसे ही ये नदी कहां प्रवेश करती है? बिहार में। तो बिहार में मैदानी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है भाई? मैदानी क्षेत्र है। और मैदानी क्षेत्र होने के कारण अब इसका वेग कैसा हो जाता है? बहुत धीमा हो जाता है। कैसा हो जाता है? धीमा। तो अपने साथ बहाकर जो कंकड़ पत्थर धूल मिट्टी इन सभी चीजों के अवसाद ये ला रही थी, अब उन्हें आगे ले जाने में सक्षम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि अब बहुत धीमी गति से बह रही है। तो इसीलिए ये नदी अब उन अवसादों को छोड़ती हुई चलती है। और जब ये अवसाद इसके मार्ग में अवरोध बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं भाई? अवरोध बन जाते हैं। तो अवरोध बन जाने के कारण ये नदी अपना मार्ग बदल लेती है। और मार्ग जब बदलती है तो उसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। तो आप याद रखेंगे बिल्कुल एक शब्द में या एक लाइन में कि जब कोसी नदी पर्वतीय क्षेत्रों से अवसाद लाकर बिहार के मैदानी क्षेत्रों में छोड़ जाती है तो ये इसके मार्ग में अवरुद्ध बन जाते हैं। और इसी कारण ये नदी अपना मार्ग बदल लेती है। और मार्ग बदलने के कारण ही बिहार के क्षेत्रों में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो इस प्रकार से आप इन चीजों को याद रख सकते हैं भाई। तो आप समझ गए होंगे कि बाढ़ आने का मुख्य क्या कारण है। और आप एक लाइन अलग से लिख लें कि भारत में बहने वाली जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों में आज तक अपने मार्ग को सबसे ज्यादा परिवर्तित करने वाली नदी कोसी नदी ही है। आज तक सबसे ज्यादा मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। तो इतना आप याद रख सकते हैं। इसके बाद अगली और लास्ट नदी हम पढ़ रहे हैं महानंदा। कौन सी पढ़ रहे हैं भाई? महानंदा नदी। सही है। तो महानंदा नदी के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है आपको। अगर महानंदा नदी की बात करें तो इसका उद्गम होता है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से। और आप जानते हैं दार्जिलिंग की पहाड़ियां मुख्य रूप से कहां हैं भाई? पश्चिम बंगाल में। दार्जिलिंग की पहाड़ियां मुख्य रूप से कहां हैं?
पश्चिम बंगाल में है। दार्जिलिंग की पहाड़ियों से महानंदा नदी का उद्गम होता है। ये कौन सी नदी है? महानंदा नदी। तो ये उद्गम होने के पश्चात मुख्य रूप से जो पश्चिम बंगाल का फरक्का वाला क्षेत्र है, फरक्का, वहां उसके निकट आकर गंगा में मिल जाती है। फरक्का के निकट गंगा में मिल जाती है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, पश्चिम बंगाल और बिहार इन दोनों के बीच सीमा का निर्धारण करती है ये कुछ दूर। बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा का निर्धारण करने वाली कौन सी नदी है? महानंदा नदी। और एक लाइन लिखें, गंगा की सहायक नदियों में जो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदियां हैं उनमें सबसे उनमें सबसे पूर्वी नदी, या फिर आप डायरेक्ट कह सकते हैं सबसे पूर्वी नदी, गंगा की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनमें सहायक नदी सबसे महत्वपूर्ण पूरब के ओर की कौन सी है? महानंदा नदी। तो बस इतना ही याद रखना है। गंगा नदी तंत्र से संबंधित जितनी भी प्रमुख नदियां थी वो हमने पढ़ ली हैं। और एक चीज और पूछी जाती है आपसे, उसे भी कंप्लीट कर लें आप। वो पूछा जाता है आपसे दोआब क्षेत्र। तो देखो यहां से भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है भाई, तो मैं कंप्लीट करा देता हूं आपको। जैसे आपने गंगा नदी को पढ़ा भी, सही है, तो देखो सबसे पहले तो आप यही समझें कि दोआब क्षेत्र क्या होता है। वैसे दोआब क्षेत्र पीछे हम सिंधु नदी तंत्र के द्वारा बनाए जाने वाले दोआब क्षेत्र को पढ़ चुके हैं, आप जानते होंगे। दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र। दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र, उपजाऊ क्षेत्र। तो आप याद रखेंगे भाई, जैसे एक नदी ये है और दूसरी नदी ये है, तो बीच का ये जो क्षेत्र होगा ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है पानी की पर्याप्त मात्रा के कारण। इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दो आब। दो का मतलब है दो, आब का मतलब है नदी के बीच का क्षेत्र। क्लियर है? और गंगा नदी के द्वारा बहुत सारी सहायक नदियां होने के कारण कई दोआब क्षेत्रों के निर्माण किए हैं इसने। तो ये गंगा नदी मान सकते हैं आप। और गंगा नदी की एक सहायक नदी आपने पढ़ी थी यमुना। ये है यमुना नदी, ये है गंगा नदी। गंगा नदी और गंगा की जो उत्तर की ओर से या बाएं तट से मिलने वाली सबसे प्रमुख कौन सी नदी थी? आपकी रामगंगा नदी। रामगंगा नदी। इसके बाद थी देखो गोमती। गोमती। इसके बाद थी घाघरा। घाघरा। और घाघरा के बाद हमने पढ़ी थी गंडक। गंडक के बाद हमने पढ़ी थी बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक। और बूढ़ी गंडक के बाद हमने पढ़ी थी कोसी। और कोसी के बाद अभी हमने पढ़ी है महानंदा। कौन सी पढ़ी है भाई? महानंदा। तो ये कुछ प्रमुख सहायक नदियां पड़ी थी बाईं ओर से मिलने वाली। तो देखो बीच में दो नदियों के बीच के क्षेत्र आ रहे हैं भाई। तो ये बहुत सारे दोआब क्षेत्र हैं और इनके आपको नाम याद रखने हैं। जैसे ये है यमुना नदी और ये है गंगा। तो गंगा और यमुना के बीच में ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये कहलाता है गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, गंगा यमुना का दो आब क्षेत्र। गंगा यमुना का दो आब क्षेत्र। तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखो रामगंगा और गोमती। रामगंगा और गोमती, क्योंकि आप जानते हैं रामगंगा नदी के किनारे बरेली बसा हुआ है भाई। और बरेली किसके अंतर्गत आता है? रोहेलखंड। तो याद रखेंगे रामगंगा और गोमती नदियों के बीच का जो क्षेत्र है रोहेलखंड का मैदान कहलाता है। किस नाम से जानते हैं इसे? रोहेलखंड का मैदान के नाम से जानते हैं। इसके बाद गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। अरे लखनऊ बसा हुआ है, याद होगा भाई, पीछे हमने पढ़ा। और लखनऊ किसके अंतर्गत आता है? मगध। तो गोमती और घाघरा इन दोनों के बीच के क्षेत्र को हम कहते हैं
अवध का मैदान। किस नाम से जानते हैं भाई? अवध का मैदान। और इसके बाद घाघरा और गंडक नदी, इनके बीच का जो क्षेत्र है, घाघरा और गंडक नदी, इनके जो बीच का दोआब क्षेत्र है, उसे हम जानते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। पूर्वी उत्तर प्रदेश का मैदान। इसके बाद देखो गंडक और बूढ़ी गंडक के बीच का जो क्षेत्र है उसे कहते हैं सारण का मैदान। अभी पीछे मैंने आपको बताया सारण का मैदान या फिर सारण का दोआब क्षेत्र। इसके बाद बूढ़ी गंगा और कोसी नदी, बूढ़ी गंडक और कोसी के बीच का जो मैदान है उसे कहते हैं मिथिला का मैदान। मिथिला का मैदान। क्लियर है भाई? और इसके बाद या मिथिला का दोआब क्षेत्र भी कह सकते हैं। इसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है ये पूरे का पूरा पश्चिम बंगाल में चला जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं पश्चिम बंगाल का मैदान। पश्चिम बंगाल का मैदान। तो इतने सारे दोआब क्षेत्र इसके अंतर्गत हैं, आपको ये सारे याद रखने हैं, आसानी से याद रख सकते हैं भाई इन क्षेत्रों को, तो आप ध्यान रखेंगे। और जो नदियां हैं उनसे संबंधित कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, तो अगली वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे एक दो मैं आपको बताता हूं वन लाइन क्वेश्चन, और अगली वीडियो में जितने भी बचे हैं गंगा नदी तंत्र से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उन्हें हम कवर करने की कोशिश करेंगे भाई। जैसे एक नदी है उत्तरी कोकिला या कोकल नदी या उत्तरी कोकल नदी, तो ये किसकी गोयल नदी, सॉरी उत्तरी गोयल नदी, तो ये किसकी सहायक है? इस तरह से कुछ छोटी छोटी नदियों के वन लाइन क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। तो ये मुख्य रूप से सहायक नदी है सोन की, सही है, सोन नदी की। तो ये वन लाइन क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। सोन नदी को स्वर्ण नदी के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस नदी में सोने के आंशिक रूप से अंश पाए जाते हैं। जब हम खनिज पदार्थ पढ़ेंगे तब हम देखेंगे सोन नदी, गंगा नदी, सोन नदी, गंगा नदी और रामगंगा नदी, इनकी मिट्टी में मुख्य रूप से स्वर्ण के कुछ कण पाए जाते हैं। रामगंगा नदी में सिलिका बहुत ज्यादा पाई जाती है, जबकि सोन नदी में स्वर्ण के कुछ कण पाए जाते हैं। जैसे हमने बेतवा और केन नदियां पढ़ी हैं, तो इन नदियों के जो प्राचीनतम नाम है, संस्कृत नाम, वो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। जैसे बेतवा नदी को बेत्रवती के नाम से भी जाना जाता है, और केन नदी को कर्णवती के नाम से भी जाना जाता है। तो कर्णवती नदी किसे कहते हैं? केन नदी को। बेत्रवती किसे कहते हैं? बेतवा नदी को। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिलते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी भाई। और वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करें। ये चीजें बहुत हेल्पफुल हैं। सारी चीजें आपको एक किताब में नहीं मिलेंगी भाई, बहुत सारी किताबों से निकालकर एक जगह इन चीजों को कलेक्ट किया गया है। तो वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और राइट साइड में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर क्लिक करें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।